वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे कि जेएनयू में जो है फार्मर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि जेएनयू का ई प्रोस्पेक्टस आ चुका है 2021-22 का। तो यहाँ पर चलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि बी फार्मा स्टूडेंट्स जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो पहला जो आंसर है कि आपका एलिजिबल है। एम फार्मा जेएनयू में होती है या नहीं होती है, तो आपकी जेएनयू एम फार्मा आपकी नहीं कराता है। कोर्सेज जो हैं फार्मा स्टूडेंट्स किन में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली मैं बी फॉर्म स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्कॉलरशिप और फीस इस वीडियो में देखेंगे। एंट्रेंस एग्जाम को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और सीट्स को भी जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं एमएससी इन लाइफ साइंस। तो एमएससी इन लाइफ साइंस देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका बी फॉर्म स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मोस्टली पता क्यों नहीं है कि जेएनयू के बारे में फार्मा स्टूडेंट्स को, कि कभी भी डायरेक्टली जो है फार्मा का नाम नहीं लिखा होता है कहीं पर भी। यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट मिलता है कि बीएससी बीटेक और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इस वजह से जो है फार्मा स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि जेएनयू में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएससी इन लाइफ साइंस में वो एप्लीकेबल हैं, तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंडर। और बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा जेएनयू का स्टैंडर्ड है, रेपुटेशन है, चाहे न्यूज़ में किसी भी तरीके से रहता है। लेकिन आप एनआरएफ रैंकिंग में देखेंगे तो टॉप 5 के अंडर हमेशा से ही 1-2 पे ही रहा है हमेशा। बहुत सारी लैब्स हैं जो जेएनयू के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। पीएचडी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जेएनयू में। आई थिंक वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, इसमें आपका केमिस्ट्री में सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट आप बी फॉर्म में पढ़ के नहीं आते हैं। तो केमिस्ट्री आपने पढ़ा होता है, पूरा 1 साल का आपका सब्जेक्ट रहता है, यानी 1 साल से ज़्यादा आपने केमिस्ट्री पढ़ी है बी फॉर्म में, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस होता है। ये बात आपको पहले ही मैं क्लियर कर दूँ कि जेएनयू में ऐसे आप मेरिट लिस्ट पे कोई आपका यूँ नंबर वाइज एडमिशन नहीं होता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। सिर्फ ये आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें हम देखें तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं फार्मा स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट, या फिर बीई बीटेक और एमबीबीएस। तो यहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं। तो एक कोर्स ये है आपका। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जहाँ पे स्पेशली बी फॉर्म को मेंशन किया है। तो ये जो है आपका कह सकते हैं कि फॉरेन में बहुत डिमांड है मॉलिक्यूलर मेडिसिन की, क्योंकि सीधा आप मॉलिक्यूल्स पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए स्पेशल सेंटर है मॉलिक्यूलर मेडिसिन का। तो सीटें बहुत कम होती हैं जेएनयू में, जैसा कि आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन एग्ज़ाम निकलता है, बहुत अच्छे से निकलता है। और एक पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन्होंने पहले गेट बी की वीडियो देखने के बाद अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, उनको यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस आपका गेट बी के सिलेबस से 80% मैं कह दूंगा कि मिलता जुलता है। अगर केमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका सिलेबस जो है वो 80% मिलता जुलता है गेट बी के सिलेबस से। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, स्कूल ऑफ बायोटेक यानी एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें एडमिशन ही आपका गेट बी के थ्रू होता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि आप एमएससी इन बायोटेक में एलिजिबल हैं। अगर आप गेट बी के थ्रू एडमिशन होता है तो आपको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी किसी कॉस्ट में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपकी फैकल्टी जो चाहती है जिसके अंडर आप आएंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिले, तो वो आपकी स्कॉलरशिप रिवील करा सकते हैं। तो सीट्स देख लेते हैं। तो आपको आई थिंक ये पता होगा, यू आर अनरिजर्व्ड, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और ये टोटल सीटें हैं। तो सीटें आपकी अच्छी हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जेएनयू का सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिसके अंदर आप ये अलग अलग जो जिसमें आप एप्लीकेबल हैं वो कैटेगरी आप डिसाइड करते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म की आपको फीस भरनी पड़ती है। अब हर एक स्ट्रीम के एग्ज़ाम के लिए अलग से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपने लाइफ साइंस में अप्लाई किया है तो आपको लाइफ साइंस का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस में अप्लाई किया है तो इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होगा। बायोटेक का तो अब गेट बी के थ्रू हो गया। अगर आपने मॉलिक्यूलर मेडिसिन में अप्लाई किया है, इसके लिए भी आपको अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। केमिस्ट्री में किया है तब भी। तो मीन्स अगर आप चारों स्ट्रीम्स में अप्लाई करते हैं तो आपको 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और आप ये एक फॉर्म भर के चारों एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं।
जो कि आपका एक दिन में कई बार आपके 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ले लेता है जेएनयू। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत भी होती है कि उन्होंने 4 में अप्लाई करा है, लेकिन 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम की टाइमिंग जो है वो सेम है, तो उस टाइम पे आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम छोड़ना भी पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक फॉर्म से आप चारों स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और जेएनयू का फॉर्म जो है वो बहुत बड़ा होता है, मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो इसमें बहुत बार चांसेस होते हैं कि आपका टाइम आउट हो जाता है, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन मांगते हैं जेएनयू में जो है। तो आप इस तरह से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सीट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस है, तो यहाँ पर आप इन्वायरमेंटल साइंस में टोटल सीटें आपकी 39 है जो यहाँ पर है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी 11, 2 पीडब्ल्यूडी, 3 आपका एसटी, 6 आपका एससी और 15 आपका यूआर। इसके बाद लाइफ साइंस में 15, 6, 3, 2, 10, एक सीट यहाँ पर कम हुई है ओबीसी के लिए, बाकी सब सेम है। 38 सीट है जो आपकी लाइफ साइंस में। केमिस्ट्री में आपकी 25 सीटें हैं, 10 यूआर में, 4 एससी, 2 एसटी, 1 पीडब्ल्यूडी, 6 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर जो है मैं ऑलमोस्ट उन लोगों को कहूँगा अप्लाई करें जिनका जीपैट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे हैं, क्योंकि जेएनयू में जाके अगर आप सोचे कि आप मौज मस्ती में निकाल लेंगे 2 साल, तो वैसा नहीं होएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे और आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बात आपका रहता है कि आप नाइपर से भी कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर काम और पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। एमएससी इन बायोटेक ये आपका गेट बी के थ्रू है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत बच्चे प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर बायोटेक में जाने के लिए। 12 यूआर में, 5 एससी, 2 एसटी, पीडब्ल्यूडी, टोटल में आके आपकी 30 सीट्स हैं। आई होप कि आप देख लेंगे। एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ये जो फील्ड है ये बहुत एमर्जिंग फील्ड है इंडिया के अंदर भी, और बाहर तो बहुत पहले से है। तो पहले यहाँ पर सीटें बढ़ाई गई हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ 6 सीटें होती थी, और 6 में भी कुछ कश्मीरी माइग्रेंट में सब बांट के यूआर वालों को तो सिर्फ 2 सीटें मिलती थी, अब कुछ 4 सीटें हुई है। इसका सिलेबस बहुत आसान है, इसमें आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, फार्माकोलॉजी भी पूछी जाती है। तो ये थोड़ा सा फार्मा वालों के लिए इसका सिलेबस जो है कवर करना आसान है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन का। एक सीट आपकी एससी, 1 एसटी, 1 पीडब्ल्यूडी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 10 आपकी टोटल सीटें हैं। तो ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी में जो है आपका कोई एम फॉर्म किया हुआ स्टूडेंट है तो उसके लिए तो सब कुछ खुला है, क्योंकि जेएनयू अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पीएचडी के लिए। जिन स्टूडेंट्स का सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर या गेट क्वालिफाइड है उन्हें वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उन्हें फॉर्म भरना पड़ता है, सिर्फ कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तो जेएनयू में आप पीएचडी के लिए भी दे सकते हैं। वहाँ पर आप लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री और बायोटेक, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, एक और आपका होता है सिस्टमिक मेडिसिन के, उसमें भी आप पीएचडी कर सकते हैं। उसमें एमएससी नहीं होता है, जेएनयू में सिर्फ पीएचडी होता है। तो आप सेंटर फॉर सिस्टमिक मेडिसिन में भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो आपको फ़ीस जो है वो कम्प्लीटली जो है हैरान करने वाली है। कुछ 300-400 रुपये आपकी कुछ फ़ीस रहती है, इसलिए यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं है। गेट बी के थ्रू तो है, लेकिन वैसे कोई स्कॉलरशिप एमएससी स्टूडेंट्स को नहीं है। तो आप इसका टोटल कर लेंगे 216, 16.50, 6 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये, यानी जो सरकारी फ़ीस होती है वो असली फील जो है वो यहाँ पर आएगा आपको। हॉस्टल भी बहुत सस्ता है, इसलिए आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि फ़ीस को 100 गुना बढ़ा रहे हैं, 200 गुना बढ़ा रहे हैं। वो सुनने में लगता है 100 गुना 300 रुपये से बढ़ा लेंगे तब भी कोई ज़्यादा फीस नहीं होने वाली है आपकी। तो जेएनयू की फ़ीस जो है वो इतनी है सिर्फ। अच्छा, आप एमएससी कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो ये फ़ीस आपकी इतनी है। एमटेक वालों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 216 की जगह बस 240 हुआ है। पीएचडी में भी आपका इतना ही फ़ीस है। तो आप इस मामले में जेएनयू से आई थिंक कोई इतनी अच्छी फ़ीस में और इतना अच्छा इन्वायरमेंट और आपको सब कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मैं फार्मा स्टूडेंट्स को तो स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया कि जिनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं है, वो सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो बहुत कुछ पेंडिंग है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, उसमें भी फार्मा स्टूडेंट्स एलिजिबल है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना पाऊँ उस पर। तो ये आपकी फ़ीस है। आपको फिर इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है विंटर सेमेस्टर में, फिर एनुअल फीस है कुछ। तो ये आपका कुछ ज़्यादा फीस नहीं है, यहीं रहता है।
तो ये आपकी वीडियो थी JNU के बारे में। जो बाकी इन्फॉर्मेशन रह गई है, क्योंकि डेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिलेबस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने की। एक मैं आपको सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप JNU का ई प्रोस्पेक्टस जो है वो आप खुद से भी डाउनलोड कर लें, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much.